लास्ट सवाल आपसे ये पूछा था कि अगर ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंडियन कंपनी के शेयर परचेज करेगा तो उसकी इनकम कहां पे मानी जाएगी? बोलिए, उसकी इनकम कहां मानी जाएगी? इंडिया। चंचल कह रहे हैं इंडिया। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब, अगर हम समझना ध्यान से, इसका मतलब हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये हमें पता करना हो तो हम कर लेंगे। किसी की कोई दिक्कत आएगी? नहीं। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट डाला गया, इनकम। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही क्या भाई? आ रही है, आ रही है। एक बार चेक कर लो नवीन, एक बार नवीन आपका स्पीकर चेक कर लो बेटा। इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया। अब ये क्या पंगा है? तो जैसे हमने डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना था, वैसे हमें अराइज इन इंडिया भी मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप में से इंडियन एम्बेसी कितने लोग जानते हैं? एम्बेसी होती है, कितने लोग जानते हैं एम्बेसी क्या होती है? पता है किसी को एम्बेसी किसको कहते हैं? जी, पता है किसी को एम्बेसी किसे कहते हैं? यस और नो? किसी को पता है एम्बेसी किसे कहते हैं? हाँ, देखिए क्या है ऑफिस ऑफ एन एम्बेसडर। नहीं, इसको आप ऐसा समझो कि इंडिया है, क्या हमारे बहुत सारे लोग दुबई में हैं? बताइए, क्या इंडिया के बहुत सारे लोग दुबई में हैं? क्या इंडिया के बहुत सारे लोग कनाडा में हैं? और क्या इंडिया के बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएसए में भी हैं? कोई जॉब के लिए गया है, कोई घूमने के लिए गया है, कोई किसी काम के लिए गया है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यूएसए में किसी इंडियन को कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, यूएसए में किसी इंडियन को एक प्रॉब्लम हो गई और ये वहां की लैंग्वेज जानता नहीं, अंग्रेजी, तो इसकी मदद कौन करेगा वहां पे? ये तो वहां पे इंग्लिश समझता नहीं है, जानता नहीं है, तो ये अपनी बात उनको समझा नहीं पा रहा वहां के लोगों को, और वहां के लोग इसको कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो इसकी मदद कौन करेगा? तो इसके लिए हर देश के अंदर इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोली हुई है। हर देश ने इंडिया के अंदर और इंडिया ने हर देश के अंदर अपनी एम्बेसी खोली हुई है। तो वहां के इंडियन को अगर कोई दिक्कत होगा तो वो कहाँ जाएगा? इंडियन एम्बेसी में जाएगा। वहां पे इंडिया के ही लोग होंगे और उनको जाके वो अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा और वो उसका सॉल्यूशन करेंगे। समझ रहे? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिस है हर कंट्री के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिस है हर कंट्री के अंदर जो कि वहां के इंडियंस की मदद करता है। समझ गए? उसको कहते हैं एम्बेसी। और वैसे ही इंडिया में भी हर कंट्री के एक एक ऑफिस है दिल्ली में, जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं उनकी मदद के लिए। जैसे यूएस एम्बेसी है दिल्ली में, पाकिस्तान एम्बेसी है दिल्ली में, तो वहां के लोग उसकी मदद कर देते हैं। इज दैट क्लियर? एम्बेसी समझ गए क्या होता है?
अब मुझे एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एम्बेसी है इंडिया की, हर कंट्री के अंदर, क्या उनमें लोग इंडियन ही होने चाहिए? वहां की एम्बेसी में क्या इंडिया के ही लोग होने चाहिए? यस, क्योंकि अगर इंडिया के लोग नहीं होंगे तो वहां पे अपने इंडियंस की बात कैसे समझेंगे? जाहिर सी बात है। अब गवर्नमेंट ने 10 लोगों को हायर किया, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ने 10 लोगों को जॉब पे रखा और उनको कहा कि जाओ आपको दुबई के एम्बेसी में काम करना है। तो मुझे बताओ ये 10 लोग अपना काम कहाँ कर रहे हैं? दुबई में। तो जो इनको सैलरी मिल रही है वो कहाँ कमा रहे हैं, ये बताओ। इन 10 लोगों की सैलरी कहाँ पे कमाई जा रही है? एज पर नॉर्मल रूल के हिसाब से ये 10 लोग अपनी सैलरी कहाँ कमा रहे हैं? दुबई में। क्योंकि हमने ऊपर ही ऊपर लिखा था कि जहां पे जॉब करते हैं, ये लिखा था ना कि जहां पे जॉब करते हैं वहां पे इनकम कमाई हुई मानते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों का इनकम का सोर्स इंडिया से है? जॉब तो इनको इंडिया में ही मिली थी, बस पोस्टिंग इनकी वहां हुई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जॉब इन लोगों की इंडिया में ही मिली है पर इनकी तो पोस्टिंग वहां हुई है? तो इसलिए इनकम टैक्स में इन्हें माना गया है इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया। चाहे वाकई में आप काम इंडिया से बाहर कर रहे हैं, बट अगर आपका एम्प्लॉयर इंडिया में है तो आपकी इनकम इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी। बोलिए, बात समझ में आती है? Done. अब एक बार मुझे बता दीजिए, जो मैं पूछता हूँ उसके फटाफट मुझे सभी रिप्लाई करेंगे। क्या रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको कोई दिक्कत है? नहीं। क्या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में आपको कोई दिक्कत है? रिसीव्ड इन इंडिया एंड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया? नहीं। लास्ट वन इज, क्या इनकम अराइज इन इंडिया और डीम टू बी अराइज इन इंडिया में फर्क है? कोई डाउट है आपको? नहीं। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स में आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब अगर हम इन तीनों चीजों को मिला दें तो हमें टैक्सेशन समझ में आ जाएगा। बोले, अगर हम तीनों चीजों को मिक्स कर दें तो क्या हमें ये पता चल जाएगा कि इंडिया में किस पे टैक्स लगेगा या किस पे नहीं? आर यू रेडी? सर ऊपर वाला कॉपी नहीं किया था, वो दिखा देते हैं अभी, है ना, वो मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो। वैसे इसके मैं पूरे नोट्स भेज चुका हूँ आपको, और नहीं है तो मैं आज भेज दूंगा आपके। इसके मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, उसमें सारे लिखे हुए बेटा। ठीक है, ये तो सिर्फ समझने वाली बात थी, बाकी ये सारी चीजें वहां आपको मिल जाएगी। चलिए बोलिए, आर यू रेडी? मैं आगे ये समझा दूं कि अब इंडिया में टैक्स किस पे लगेगा और किस पे नहीं लगेगा, और यही हमारा मेजर पार्ट है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है। अरे भाई रिप्लाई करते रहो बेटा, कितनी बार मैं पूछूंगा। देखिए आप रिप्लाई नहीं करेंगे ना तो मैं, हो सकता है आपको उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ा पाऊं जितना मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता आपके पास कौन सी जो बात पहुंची कौन सी नहीं पहुंची।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी ने म्यूजिक कॉन्सर्ट कभी सुना है? कि गए हो किसी लाइव कॉन्सर्ट में? आप में से कभी कोई लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में गया है क्या? रिया, और इसके अलावा कोई गया है? कोई भी कॉन्सर्ट हुआ हो गाने का किसी का भी, उसमें गया है कोई? अरे भाई हाँ या ना तो कह दिया करो, या तो ना कह दिया करो कि नहीं सर। एक तो देखो क्या होता है, फेस टू फेस क्लास के अंदर आपके फेसेस दिखते रहते हैं ना, तो उसमें आपको हाँ आप सर हिला के भी कह सकते हो। अब हो सकता है जब मैं यहाँ पे कुछ पूछता हूँ तो आप सर हिलाते होंगे कि नहीं, पर वो मुझे दिखता नहीं है ना आपका सर। तो जब मैं कुछ पूछता हूँ आप सर हिलाते होंगे कि नहीं सर, तो मुझे दिखता नहीं ना आपका सर। तो यहाँ पे तो वही दिखेगा जो आप लिखोगे बेटा। आपको एक्सप्रेशन कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं, हाथ से हाँ या ना कर रहे हैं, तो वो तो मुझे दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हर बात आपको लिख के ही बोलनी पड़ेगी। चलिए, तो आप जब कॉन्सर्ट में कोई भी, चलो मान लीजिए मूवी में देखा होगा, जब आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो क्या आपने ये चीज नोट करी है कि जो भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है वो बार बार, जो भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है वो बार बार माइक पब्लिक की तरफ कर देता है, या फिर हाथ उठाने के लिए कहता है कि हाथ उठाइए मेरे साथ गाइए, क्या ऐसा करता है? क्यों? वाई? गाना तो उसको है ना, पैसे तो उसने लिए ना गाने के, परफॉर्म तो उसको करना है। सपोज अपन आतिफ असलम का कॉन्सर्ट सुनने गए हैं, तो परफॉर्म तो आतिफ असलम को करना है ना, वो हमें क्यों कहता है कि आप भी गाओ, ताली बजाओ, हाथ उठाओ? बता सकता है कोई? माइक ऑन करके बता देते हैं। टू मेक देम एंजॉय, ओके। और इंटरेक्ट करने के लिए, बिल्कुल इंटरेक्शन सा फील होने को होता है, ठीक है। अगर मान लो कि वो कह रहा है कि आप तालियां बजाए, पुट योर हैंड अप इन द एयर, ऐसे वो कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे, आप सब बैठे हैं आराम से, बताओ वो कितनी देर परफॉर्म करेगा, कितनी देर परफॉर्म कर पाएगा? वो कितनी देर परफॉर्म कर पाएगा? आप ना तो तालियां बजा रहे हैं, ठीक है, ना ही आप उसके साथ गाना गा रहे हैं, ना ही आप नाच रहे हैं, वो कितनी देर करेगा? वो थोड़ी देर बोलेगा, फिर देखेगा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर थोड़ी देर बोलेगा, फिर लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मोस्टली शादियों में होता है, आपको देखा है शादी में कई बार हम क्या बुला लेते हैं बाहर से किसी सिंगर को या किसी को। अब शादी में सबका ध्यान होता है खाने पे, बोले सब खाना खाओ अपने मस्त रहो। अब वो कहता रहता है तालियां बजाए, ये करे, कोई कुछ नहीं सुनता शादी में, सब खाने पे टूट पड़ते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद वो भी कहता है चलो हो गया परफॉर्मेंस। नोट किया आपने कभी? तो वही चीज है बेटा, अगर आप यहाँ पे जवाब नहीं देंगे तो बताओ मैं कितनी देर ऐसे सिंपल ही बोलता रहूंगा? मुझे भी लगेगा यार मैं क्या मैं बोल रहा हूँ वो सुना नहीं सुना, समझ आया नहीं आया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या आप सही समझ रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा ये बताओ? अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आपकी बात समझ में आई या नहीं आई? हाउ वुड आई नो? समझ रहे बेटा? इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करें, ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगेन मुझे तो नॉलेज है ना, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे तो आती है, आपको सीखनी है तो आप जितना ज्यादा रिप्लाई करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए तीन तरीके के लोग आपके सामने खड़े हैं, मैं एक बार बना देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। नवीन, ठीक है, नवीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इस साल,
नवीन का हमने स्टेटस निकाला, वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सत्यक जो है वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इस साल, ठीक है। एंड अक्षिता जो है वो नॉन रेजिडेंट है इस साल। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम कहें इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम इस साल इंडिया में मिली वो किसके लिए टैक्सेबल है, ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि इसी से सारा टैक्सेशन निकल के आएगा, ठीक है। कोई बंदा इंडिया का है, इंडिया में उसको पैसा मिल रहा है, तो बताओ क्या इंडिया में उसके लिए वो पैसा टैक्सेबल है? सभी बताएंगे। मिस्टर नवीन जो इंडिया में रेजिडेंट हैं, उनको इंडिया में पैसा मिल रहा है, तो क्या उनके लिए वो टैक्स लगेगा? यस, टैक्स लगेगा। सत्यक जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट तो है, रेजिडेंट है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो ये रेजिडेंट तो है और नॉन ऑर्डिनरी है, इनको इंडिया में पैसा मिल रहा है, तो बताओ इन पे टैक्स लगेगा इंडिया में या नहीं? तो आंसर इज यस। और एक फॉरेनर, अक्षिता फॉरेनर है और ये इंडिया में पैसा ले रही है किसी काम का, तो बताओ क्या इन पे इंडिया में टैक्स लगेगा? यस, क्योंकि ऐसे तो फिर इंडिया में सब लोग आके पैसा लेके चले जाएंगे ना, अगर हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे तो एक बात ध्यान रखिए, अगर पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है तो आप पे टैक्स लगेगा, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। अगर इंडिया में पैसा मिला है तो टैक्स लगेगा, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कमाने का, अराइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं यह लिख रहा हूं, इनकम अराइज इन इंडिया। नवीन जो इंडिया के रहने वाले, इन्होंने इंडिया में पैसा कमाया, बताओ इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं? यस। सत्यक जो नॉन ऑर्डिनरी है रेजिडेंट, वो इंडिया में पैसा कमाते हैं, इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं? यस। और अक्षिता जो फॉरेनर है, वो इंडिया में आके पैसे कमाती है, बताओ टैक्स लगेगा या नहीं? यस, जाहिर सी बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अराइज इन इंडिया है तो भी टैक्स लगेगा, चाहे आप कोई भी हो? आई होप यहां तक आपकी बात क्लियर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे यकीन है कि आप गलत नहीं करेंगे, पर मुझे यह भी यकीन है कि आप गलत करेंगे, ठीक है। चलो, अब आपको मैं दो बातें बता रहा हूं। पहली, मैंने इनकम कमाई जयपुर में, और जबकि मुझे इनकम मिली दुबई में। कमाई मैंने जयपुर में, पर पेमेंट मिला मुझे दुबई में। दोबारा सुन लो, मैंने इनकम कमाई जयपुर में, पेमेंट मुझे मिला दुबई में। तो बताइए किस किस के लिए टैक्सेबल है? मैं अगर ओआर होता तो क्या होता, एनओआर होता तो क्या होता, या एनआर होता तो क्या होता? इन तीनों में से कौन से स्टेटस में मेरे लिए वो इनकम टैक्सेबल होती? कमाई मैंने जयपुर में, मिली मुझे दुबई में, तो कौन कौन से स्टेटस में मेरे लिए वो इनकम टैक्सेबल होती? अगर मैं ओआर होता तो टैक्सेबल होती, नवीन कह रहे हैं। एनओआर होता तो? आपको ऐसे बताना है, ओआर में, एनओआर में, या एनआर में, दो में, तीन में, या एक में, इस तरीके से। मैं एक पर्सन हूं जिसने जयपुर में इनकम कमाई है, वो इनकम मुझे दुबई में मिली है। अब मेरा स्टेटस कौन सा होना चाहिए जब वो मेरे लिए टैक्सेबल होगी? उसकी टैक्सेबिलिटी होने के लिए मेरा स्टेटस क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। आरओआर कह रहे हैं, और बाकी सब ओआर। अक्षिता कह रहे हैं, और भाई फटाफट रिप्लाई कर दो, थोड़ा फास्ट कर दूं। अच्छा, मैं एनओआर होता तो क्या मेरे लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती?
चलो ऐसे बता दो, अगर मैं एनओआर होता तो क्या मेरे लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती? होती। अगर मैं एनआर होता तो, नॉन रेजिडेंट होता तो, अगर मैं नॉन रेजिडेंट होता तो वो इनकम मेरे लिए टैक्सेबल होती या नहीं होती? होती। तो फिर आप एक क्यों बोल रहे हो? आप तो बोलो ना तीनों केस में, कोई बोल रहा है ओआर, कोई कहता है एनओआर, आप एक एक केस क्यों कह रहे हैं? आप कहो ना, अगर आपने सर जयपुर में कमाई है और आपको दुबई में मिली है तो तीनों केस में आपके ऊपर टैक्सेबल होगी, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे आप एनआर हो। बोलो कैसे ही कह रहा हूं? तो फिर एक क्यों आंसर दे रहे हैं आप? सारे आंसर दीजिए। चलिए दोबारा, मैंने कमाया ऑस्ट्रेलिया में, मुझे मिला मुंबई में। पैसा कमाया ऑस्ट्रेलिया में, मिला मुझे मुंबई में। कौन से स्टेटस में मेरे अंदर टैक्सेबल होगा? मतलब मेरा क्या स्टेटस होना चाहिए जब वो मेरे लिए टैक्सेबल हो? एनओआर, आरओआर। कमाया ऑस्ट्रेलिया, मिला मुंबई। जब तक कह रहे हैं आरओआर और ओआर एनओआर कह रहे हैं रिया, और ओआर एनओआर कह रहे हैं नवीन, और चैनिका भी ओआर एनओआर कह रहे हैं। चंचल, चंचल है क्या? चंचल है क्लास में? चिराग एंड चंचल। सॉरी सर, फोन हैंग हो रहा है बार बार। क्या लगता है भाई आपको? फटाफट रिप्लाई करूं। चिराग एंड चंचल, रिप्लाई फास्ट। दोबारा आपने गलती कर दी, बताओ। मैंने कहा था ना मुझे आप पे यकीन है कि आप गलती करेंगे। कमाया कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। मिला कहाँ? जयपुर में। अच्छा बताओ, क्या इस कैटेगरी में आ रहा है? क्या फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है ये केस? हाँ या ना? क्या ये केस फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है? तो फिर आपने दो के लिए टैक्सेबल क्यों कहा, तीनों के लिए क्यों नहीं कहा? अभी रूल पढ़ते टाइम तो आपने कहा था हाँ समझ में आ गया। तो फिर अभी आपने जब देखा, एग्जाम्पल को देखा, तो उसको देखा नहीं कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। मिला जयपुर में, तो मिला जयपुर मुंबई में, सॉरी, मुंबई में मिलने का मतलब इंडिया में मिला, और इंडिया में मिलने का मतलब टैक्स लगेगा सबके ऊपर, चाहे आप कोई भी हो। बोलो, फिर से गलती करी? चलो एक काम करो, अक्षिता माइक ऑन करो। अक्षिता माइक ऑन करो। म्यूट करना अलाउ कर रखा है क्या मैंने तुमको? ठीक है, कर लिया। अक्षिता माइक ऑन। यस सर। अरे कर लिया क्या? माइक ऑन कर लिया अक्षिता? यस सर। पा रहे हैं? अक्षिता ऑडियो सुन पा रहे हैं मेरा? यस सर। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा ना। अब बोलिएगा। यस सर। हाँ ठीक है, अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब एक केस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप मुझे जवाब देंगे। इनकम कमाई श्रीलंका में, इनकम कमाई श्रीलंका में, और पैसा मिला दिल्ली में।
कौन कौन से स्टेटस में ये टैक्सेबल है? तीनों। तीनों में? हाँ। वेरी गुड। रिया, इनकम कमाई जयपुर में और इनकम मिली यूपी में, फिर भी तीनों। तीनों के लिए? दोबारा बोलो क्वेश्चन। इनकम कमाई जयपुर में और इनकम मिली यूपी में, कौन से स्टेटस में टैक्सेबल है? तीनों तीनों में। के। ओके, वेरी गुड। नवीन, इनकम कमाई श्रीलंका में, ठीक है, इनकम कमाई श्रीलंका में और इनकम मिली जापान में, कमाई श्रीलंका में मिली जापान में, फर्स्ट या सेकंड कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये बताओ। सिर्फ इतना बताना है कि ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है या सेकंड में। नहीं नहीं नहीं, ये पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, इसके तो जाओ ही मत। इनकम कमाई श्रीलंका में, इनकम मिली जापान में, फर्स्ट या सेकंड कौन से में आ रहा है? सेकंड में। बाकी कोई बताना चाहता है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? दोनों में नहीं आ रहा। कहीं नहीं आ रहा, वेरी गुड। सर किसी में भी नहीं आ रहा। दोनों में ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा दोनों में। कैसे आएगा? तुमने कमाई श्रीलंका में, तुम्हें मिला जापान में, तो ना तो इंडिया में रिसीव्ड है ना इंडिया में राइज है, तो कहो कि दोनों में नहीं आ रहा। फिर समझ रहे हैं? नवीन समझ रहे हो बेटा? हाँ, तो ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमें इसमें लेके आना है। सत्य, एक क्वेश्चन सत्य से भी पूछ लेते हैं। यस सर। जब यस सर। मैंने 5 लाख रुपए कमाए श्रीलंका में, उसमें से 2.5 लाख रुपए मुझे मिले, 2.5 लाख मुंबई में, और 2.5 लाख मुझे मिले श्रीलंका में ही। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं ROR हूँ तो मेरे लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल है? सिर्फ ये सर 50%। 5 लाख श्रीलंका में मैंने कमाए हैं, उनमें से 2.5 श्रीलंका में ही मिल गए और बाकी के 2.5 मुझे मिले हैं श्रीलंका मुंबई में। तो मेरे लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल है अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ तो? सर जितना इंडिया में कमाया उतना। आ रही आवाज? आपकी आवाज चली गई हाँ, थी बीच में। ठीक है, तो बोलूँ, वापस बोलूँ क्वेश्चन? हाँ सर। मैंने 5 लाख रुपए श्रीलंका में कमाए थे, जिसमें से 2.5 लाख मुझे मुंबई में मिले और 2.5 लाख मुझे श्रीलंका में मिले। अब अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ तो मेरे लिए इंडिया में कितना अमाउंट टैक्सेबल है? सर 2.5 लाख टैक्सेबल है। 2.5 लाख टैक्सेबल है। ओके, वेरी गुड। अभी तक के प्रोविजन से, ठीक है, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक के प्रोविजन से। ठीक है, आपका बोले। बाकी लोगों का आंसर भी कितना है? बाकी लोगों का आंसर कितना है इस पॉइंट पे? यहाँ तक के प्रोविजन पे, आगे का नहीं। 5 लाख में 2.5 लाख। 2.5। ओके, ठीक है बेटा। और चलिए, अच्छा, किसी का 2.5 के अलावा आ रहा है? किसी का आंसर 2.5 के अलावा आ रहा है? अभी तक के प्रोविजन पे, मैं आगे के प्रोविजन की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। चलो, अब सुनना ध्यान से। कॉम्बिनेशन, आपने मैथ्स में वो पढ़ा ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है?
मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ना, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम अराइज इन इंडिया, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये बताओ। दो बातें हमारे पास, रिसीव्ड इन इंडिया और अराइज इन इंडिया, इनके जो मिक्सअप बन सकते हैं वो कितने मिक्सअप बन सकते हैं, अराइज और रिसीव के कितने ऑप्शंस बन सकते हैं। टू पी टू मतलब 2 बाई 2 4 हो गए क्या, तो इतना टेक्निकल मत बता यार, मुझे थोड़ी मैथ आती है। 4 हो गए क्या, तो 4 हो गए। देखो कौन से 4 हुए मैं बताता हूँ। मिला इंडिया में, कमाया बाहर, पहला बोल सही है। इंडिया में मिला, बाहर कमाया, पहला ऑप्शन। क्या वो हमारा यहाँ कवर हो रहा है, क्या वो हमारा यहाँ कवर हो रहा है। मिला बाहर, कमाया इंडिया में, मिला बाहर, कमाया इंडिया में, क्या यहाँ कवर हो रहा है। मिला भी इंडिया में, कमाया भी इंडिया में, क्या दोनों में कवर हो रहा है। मिला भी इंडिया में और कमाया भी इंडिया में, क्या दोनों में कवर हो रहा है। इसका मतलब 3 ऑप्शन हम कवर कर चुके हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है अराइज प्लस आउटसाइड। क्या ये चौथा कॉम्बिनेशन बचता है हमारा, कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, क्या यही फोर्थ कॉम्बिनेशन है हमारा। 3 का ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया, फोर्थ का मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, तो क्या होगा। तो इन दैट केस आपको ये देखना है कि क्या ये बिजनेस इनकम है, और अगर हाँ तो क्या बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। और अगर ऐसा है तो ये इनकम किस किस के लिए टैक्सेबल होगी। एक एग्जांपल से मैं बात करता हूँ। एक पर्सन है सुनील शेट्टी, जानते हैं क्या आप, क्या आप जानते हैं सुनील शेट्टी को। उनकी होटल्स की चेन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने होटल खोल रखे हैं बहुत सारे। तो मुझे बताओ, मिस्टर सुनील शेट्टी रहते इंडिया में हैं और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने होटल खोल रखे हैं, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है उस इनकम के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि बंदा रहता है इंडिया में है, इंडिया की सारी फैसिलिटी उठाता है, तो वो कहीं पे भी पैसा कमाया तो इंडिया में टैक्स लगेगा, तो हम कहेंगे ये टैक्स। दूसरा सवाल, वो कुछ टाइम के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं अपने होटल को संभालने के लिए, मतलब महीने में 2 दिन जाते हैं होटल संभालने के लिए, तो बताओ क्या उनके लिए वो इनकम टैक्सेबल है। हाँ, और अगर वो परमानेंटली बाहर चले जाएं तो क्या उनके लिए वो इनकम टैक्सेबल है। नॉन रेजिडेंट होने का मतलब बाहर चले गए, तो क्या उनके लिए वो इनकम टैक्सेबल है इंडिया में। नहीं भाई, बाहर कमाई, बाहर मिली और बाहर ही बंदा है, तो इंडिया में टैक्स क्यों देगा, समझ गए? तो अगर ऐसी बिजनेस इनकम, ऐसी इनकम है जो इंडिया के बाहर कमाई, इंडिया के बाहर मिली और उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, तो फिर वो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं। अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब ऐसी इनकम जिस पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ऐसी इनकम जिनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल सिर्फ बिजनेस को करना पड़ता है, बाकी को नहीं। तो अब बताइए, अदर इनकम, जैसे मैंने एक जापानी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और मैं रेजिडेंट हूँ, क्या मुझे उस पर टैक्स लगेगा इंडिया में। अगर मैंने जापानी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, पैसा मिलता भी मुझे वहीं पे है, कमाता भी वही हूँ, मिलता भी वही है, और मैं उसको कंट्रोल भी नहीं करता, तो बताओ क्या मुझ पर टैक्स लगेगा। तो जवाब है यस। ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे हमेशा टैक्स लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो इंडिया की सारी फैसिलिटी उठा रहा है, उस पर इंडिया के टैक्स का पैसा खर्च भी हो रहा है। बाकी लोगों से हम जो टैक्स ले रहे हैं उसका पैसा भी तो आप पे खर्च हो रहा है, तो हम आपसे भी टैक्स चार्ज करेंगे।
चाहे आप कहीं पे भी इनकम कमाएं। ये बात ध्यान रखना, एक्सेप्शनल है थोड़ी सी, पर है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हर इनकम पे टैक्स देना है, चाहे वो कहीं से भी कमाए, चाहे वो इंडिया से कमाए, इंडिया के बाहर से कमाए, उसको टैक्स हमेशा देना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हमेशा टैक्स देना पड़ेगा, हर इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पे भी कमाए। ये बात समझ में, ये आप याद रख लेना। अभी मैं इसको अलग तरीके से भी बताऊंगा आपको, पहले मैं लास्ट पॉइंट बता दूं आज का। एक बंदा दुबई जाता है और 10 साल वहां काम करता है, और 10 साल में बहुत सारे पैसे कमा के इस साल वो इंडिया आ रहा है वो सारे पैसे लेके, तो बताओ क्या इस साल उस पर टैक्स लगेगा? देखा होगा ना, बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं, 5-7 साल वहाँ पे जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर वो सारा पैसा लेके इंडिया आ जाते हैं। तो अब जब वो पैसा लेके इंडिया आ रहे हैं तो क्या उन पे टैक्स लगेगा? बोलिए, क्या उन पे टैक्स लगेगा? आपको क्या लग रहा है? नहीं, उन पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो बता सकता है क्यों? रीजन मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये पैसा पुराना है, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। बताओ, क्या हम प्रीवियस ईयर का टैक्सेशन करते हैं? क्या हम प्रीवियस ईयर का टैक्सेशन करते हैं? और ये इनकम तो कब की है? पुराने सालों की है, इसलिए हम इसको टैक्सेशन नहीं करेंगे। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन और बताऊंगा आपको। जब उस बंदे ने इनकम कमाई थी, जब उस बंदे ने इनकम कमाई थी, तो क्या वो बंदा इस कैटेगरी में आ रहा था? एक बार बताओ मुझे, सोच समझ के। एक बंदा 5 साल दुबई में जॉब कर रहा था और वहां पैसे कमा रहा था, तो क्या वो हर साल इस कैटेगरी में आ रहा था? अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, नो कंट्रोल, क्या वो इस कैटेगरी में था? हाँ। तो कमाते टाइम पे उसके ऊपर वो पैसा टैक्सेबल नहीं था, कमाते टाइम पे वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल नहीं था, तो जाहिर सी बात है इंडिया में लाते टाइम पे भी वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इनकम कमाते टाइम पे उसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होती है, फ्यूचर में कभी नहीं होती। समझिए, ये टेबल आपको याद करनी है। अच्छा, याद करने के लिए मैं आपको एक अलग तरीका और बताता हूँ। 3 बातें याद रखना आपने, बता दूं मैं, रेडी हो? 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप अगर याद रखेंगे तो 90% टेबल आपको याद हो जाएगा। आर यू रेडी? फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि इनकम मिली कहाँ है और इनकम कमाई कहाँ है। ये तो आपका बेसिक होगा। फिर पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर इनकम इंडिया में मिली है तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी हो। अगर इनकम इंडिया में मिली है तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी हो। अगर इनकम इंडिया में कमाई है तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी हो। 2 पॉइंट। और तीसरा, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपके लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे इनकम कैसी भी हो। ये 3 बातें याद रख लो, ऑलमोस्ट टेबल आपकी रेडी हो जाएगी। ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये बात याद रखोगे तो आपके लिए ये पार्ट रेडी हो जाएगा, ये पार्ट रेडी हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी रेडी हो जाएगा। सिर्फ ये बचेगा, वो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है। समझ गए?
एक बार बता दो, यहाँ तक क्लियर है? आज इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही।